नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी मुख्य सेविका की क्लास 17 है, 17वीं क्लास है ये। और सेशन को आप सभी वीडियो को आप सभी पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस क्लास की खास बात यह है कि यहाँ पर टोटल 29 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट के रूप में। इसके अलावा हमने यहाँ पर टोटल जो है 9 टॉपिक ले रखे हैं, यानी हमें पूरी 40 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाना है। 29 यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में है और 9 यहाँ पर टॉपिक है जिनके बारे में आपको हम यहाँ पर डिटेल में चीज़ें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं तो समझ लीजिए कि फिर क्लासेज आपके लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, विटामिन ए या रेटिनॉल पूर्व निर्मित विटामिन ए केवल किस प्रकार के भोज्य पदार्थों में पाया जाता है? अगर आपको आंसर पता हो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल करके आंसर देते चलेंगे। विटामिन ए या रेटिनॉल पूर्व निर्मित विटामिन ए केवल किस प्रकार के भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, जंतु मूल के। क्वेश्चन नंबर 402, गर्भावस्था के स्वस्थ परिणाम के लिए गर्भवती माताओं को किसकी संपूर्ण खुराक दिया जाना चाहिए? आयरन एवं फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल को ही हम लोग फोलेट या फिर इसी को हम लोग विटामिन B9 बोलते हैं। 402 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 403, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। विटामिन ए रेटिनॉल बोलते हैं इसको। इसकी कमी से रतौंधी, जीरोप्थैलेमिया, आपथैलेमिया नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल बोलते हैं और इनकी कमी से बच्चों में, बालकों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया और वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन के की कमी होने से रक्त का थक्का जमने में, शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमने में दिक्कतें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 403, इसे किलोग्राम में भार को मीटर में लंबाई के वर्ग से विभाजित करके प्राप्त करते हैं। इसे क्वेटलेट सूचकांक भी कहा जाता है। BMI, बॉडी मास इंडेक्स। लंबाई को हम लोग मीटर में लेते हैं और ये मीटर में हो गया लंबाई, और यहाँ पर वेट जो है, वजन जो है, इसको हम लोग किलोग्राम में लेते हैं। लंबाई के वर्ग से किलोग्राम में, भार को मीटर में लंबाई के वर्ग से विभाजित करके प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ये उल्टा हो गया ना, किलोग्राम में भार को, वेट आप ऊपर रख दीजिए यहाँ पर केजी में, और नीचे यहाँ पर लंबाई, और ये मीटर में रहेगा और लंबाई का स्क्वायर करके यहाँ पर रखेंगे। तो इसको बोलते हैं क्वेटलेट सूचकांक, या इसी को बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI। यहाँ पर देखिए जो पहला वाला ये ऑप्शन है ए, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? ओके। क्वेश्चन नंबर 404, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप तुरंत पूछिएगा, कुछ भी आपके मन में डाउट हो, और जिन प्रश्नों के आपको आंसर पता हो उनके आप लोग आंसर करते चलेंगे क्वेश्चन नंबर डाल करके। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें आप सभी। PDF हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, थोड़ा सा समय दीजिए। PDF हम आपको जितनी भी हमने क्लासेस करा रखी हैं सबकी PDF आपको प्रोवाइड कराएंगे। 404, इनमें से कौन सा समूह अस्थि भंग और कैल्शियम की कमी के प्रति अधिक असुरक्षित है? बुजुर्ग। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 405, बृहद पोषक तत्वों के अत्यधिक अंतर्ग्रहण और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण क्या होता है? पोषक तत्व ज़्यादा लेते हैं और फिजिकल वर्क कम होता है। मोटापा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लिनिकल दृष्टि से विटामिन B12 की कमी के कारण, इसी को बोलते हैं सायनोकोबालामिन, और इसकी कमी से जो एनीमिया होती है उसको बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, पर्नीशियस एनीमिया। और आयरन की कमी से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलेंगे, या लौह न्यूनता रक्त अल्पता बोलेंगे। इसी तरह से विटामिन B6 की कमी से भी एनीमिया होता है, इसको याद रखिएगा। यह अनुशंसा की जाती है कि प्रसव के बाद के आरंभिक 6 महीनों में नवजात शिशु को केवल स्तनपान करवाया जाए, केवल माँ के दूध पर निर्भर उसको रखा जाए,
और WHO ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी संस्तुति की है। 407 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 408, पंचभोज समूह योजना द्वारा यथा निर्दिष्ट पोषक तत्व अंतर्ग्रहण प्राप्त करने के लिए सूची तैयार करने की सुविधा किसके द्वारा दी जाती है? यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? RDA। RDA का फुल फॉर्म आप लोग बता दीजिएगा। UN यूनाइटेड नेशन है, ये यूनेस्को हो गया आपका। RDA का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। 408 का ए इज द करेक्ट आंसर। फास्फोरस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अस्थियों और दांतों के। 409 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 410, न्यूमोनिया की जटिलताएं किसका कारण बन सकती हैं? न्यूमोनिया, उपरोक्त दोनों, हृदय गति में वृद्धि और सांस लेने में कठिनाई, ये दोनों ही तरह की समस्या न्यूमोनिया नामक बीमारी में हो जाती है। बच्चों में ज़्यादा होते हैं। 411 देखिए, कोड़ीय मुखपाक या एंगुलर स्टोमाटाइटिस, जिह्वाशोथ, ग्लोसाइटिस, ओष्ठ विदरता, चेलोसिस, ये किसके लक्षण हैं? ऐसा कब होता है? ये सभी दिक्कतें कब होंगी? जब राइबोफ्लेविन की कमी होगी, विटामिन B2 की कमी होगी। याद रखिएगा, विटामिन B2 का ये केमिकल नाम है B2, राइबोफ्लेविन। सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल। कोड़ीय मुखपाक, एंगुलर स्टोमाटाइटिस, जिह्वाशोथ, ग्लोसाइटिस, ओष्ठ विदरता, चेलोसिस, ये सभी विटामिन B2 की कमी से होने वाली बीमारी हैं, दिक्कतें हैं। राइबोफ्लेविन इसी को बोलते हैं, इसका केमिकल नाम है। और विटामिन वाला क्लास अगर आपने ना देखा हो, क्लास 10, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने विटामिन वाला क्लास देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। क्लास 10 है वो, विटामिन की पूरी कंप्लीट क्लास है। क्वेश्चन नंबर 412, इनमें से कौन एक संचरणशील रोग है? फैलने वाला संक्रामक बीमारी कौन सी है इसमें से? डिप्थीरिया, श्वास नली की बीमारी है। बी। 413, विटामिन के की कमी का मुख्य संकेत है। अगर विटामिन के की कमी होगी तो उसका मुख्य संकेत क्या है? रक्तस्राव, शरीर के बाहर रक्तस्राव। ये हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 414, डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम क्या है? पर्यावरणीय स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास, मच्छर भगाने वाले उत्पादों का उपयोग, उचित वस्त्रों के माध्यम से सुरक्षा, ये सभी हो जाएंगे यहाँ पर उपयुक्त सभी। 415, शैशवकालीन ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं क्योंकि उस समय वृद्धि विकास तेजी से होता है, क्योंकि यह बहुत तीव्र वृद्धि की अवधियों में से एक है। तीव्र वृद्धि की अवधियों में से एक है। 416, पोषक आहार लेने वाले एवं नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने वाली स्वस्थ गर्भवती माता के मामले में सामान्य प्रसव होने की संभावना होती है, अच्छी संभावना होती है, ठीक है। पोषक आहार और नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम, और उसमें भी कुछ सावधानियां होती हैं। बिना किसी उचित गाइडेंस के कभी भी इस तरह की व्यायाम नहीं करना चाहिए गर्भवती माताओं को, लेकिन जो एक उसकी प्रॉपर दिशा निर्देश में और किस प्रकार से आसनों को किस प्रकार से चीज़ें करना चाहिए, आप देखेंगे टहलना आदि कई प्रकार की जो चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। यहाँ पर देखिए, पर्दा प्रथा, घूंघट प्रथा की उपलब्धता घटाती है, मतलब शरीर को बिल्कुल भी धूप की किरण न मिलना, प्रकाश न मिलना। विटामिन डी की कमी हो जाएगी। विटामिन डी को धूप के विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम बताइए आप लोग। फिलोक्विनोन। विटामिन वाली क्लास अगर आपने ना देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा, क्लास 10। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगे। जन वितरण प्रणाली PDS में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं गेहूं, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल। हालांकि इसको हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। स्वस्थ सुपोषित गर्भवती माता सामान्यतः स्वस्थ शिशु को जन्म देती हैं। आसान सा प्रश्न है। MMR वैक्सीन इनमें से किस रोग से सुरक्षा देती है? खसरा से भी सुरक्षा देती है। कर्णमूल शोथ, गलसुआ, मम्स। इसमें क्या होता है? पैरोटिड एक ग्रंथि होती है, लाल ग्रंथि होती है जो कि कान के पास पाई जाती है, इसमें सूजन हो जाता है। रूबेला, ये तीनों ही से सुरक्षा प्रदान करता है MMR वैक्सीन। खसरा, कर्णमूल शोथ या गलसुआ, मम्स और रूबेला। तो यहाँ पर हो जाएगा D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 421,
इनमें से किसे छोड़कर अन्य विकल्प खाद्य सुरक्षा के निर्धारक हैं? इसको छोड़ दीजिए, बाकी ये सभी हैं। तो प्रश्न के हिसाब से हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। खाद्य उपलब्धता, खाद्य सुगमता, खाद्य उपयोग, ये सभी खाद्य सुरक्षा के निर्धारक हैं। कितनी खाद्य सुगमता है, कितनी खाद्य उपलब्धता है, इसी से पता चलेगा ना कि कितना खाद्य सुरक्षा है हमारे देश में। व्यापी या पैंडेमिक रोग का अर्थ इनमें से किसी से है? फॉर एग्जाम्पल कोरोना, जब रोग पूरे विश्व में फैल जाए। 423, गर्भावस्थाकालीन मधुमेह के कारण वाले शिशु का जन्म हो सकता है। किस प्रकार के शिशु का जन्म हो सकता है? गर्भावस्था के दौरान अगर मधुमेह की दिक्कत हो जाती है तो जन्म के समय अधिक भार। 423 का ए। 424 देखिए यहाँ पर, अल्प पोषित पूर्व विद्यालयी बच्चों में क्या होने की संभावना अधिक होती है? अल्प पोषित पूर्व विद्यालयी बच्चों में अल्प पोषण। उपर्युक्त सभी प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ऊर्जा कुपोषण, ये सभी हो सकते हैं। मल न्यूट्रिशन। 424 का डी इज द करेक्ट आंसर। 425, स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक बीमारी होती है। विटामिन डी से रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। वसा भी ऊर्जा के स्रोत है लेकिन द्वितीयक स्रोत है। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है शरीर को, उस अवस्था में वसा जो है ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। अगर वसा भी ना मिले तो प्रोटीन। 425 का ए इज द करेक्ट आंसर। 426 हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु में रहता है, नाक व गले में रहता है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु नाक व गले में रहता है। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 426 का। सेशन कैसा लगेगा आपको, या सेशन कैसा लगा वीडियो के अंत में, ये भी आप सभी कमेंट करके जरूर बताया करें। कोई भी आपके सुझाव हो आप लोग प्लीज़ बताया करें, ताकि हम और भी अपने क्लासेस को बेहतर बना सकें। और हमारी पूरी कोशिश है कि आपको एक अच्छी तैयारी इस प्लेटफॉर्म पर आपकी होनी चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित होने वाला है। और हमारा टारगेट है कम से कम आप 70+ स्कोर कम से कम, और अधिकतम जितना आप लेकर के आ सकें 80+। तो ऐसे हमने टारगेट लेके चले हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में कि 80+ का टारगेट होना चाहिए, लेकिन कम से कम 70+। 70 से नीचे आप मत सोचिए। कितना भी पेपर कैसा भी आए, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप लोग एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 80, 82, 84, 85 तक अच्छा स्कोर करके लाइए। सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, कितनी भी हाई कट ऑफ जाए। और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर तो जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन होता है उसमें ऑल नोटिफिकेशन कर लेंगे। यहाँ पर राइट साइड पे बेल आइकन होता है सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में, ऑल नोटिफिकेशन कर लेंगे तो आपको वीडियो अपलोड की या फिर जब भी वीडियो प्रीमियर या लाइव होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाया करेंगे। मानव शरीर में छीड़ बना दिए गए रोगजनक को प्रविष्टि कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टीकाकरण, वैक्सीनेशन। जैसे अभी कोरोना का टीका है, वैक्सीन है, शरीर में पहुंचा, प्रविष्ट होते ही अपना वो कार्य करना शुरू कर देता है। पहले वो क्या रहता है, मृत अवस्था में वायरस के जो टीके होते हैं। और वैसे भी आप देखेंगे कि जो वायरस होता है उसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो निर्जीव की फॉर्म में भी उसको स्टोर कर सकते हैं, और शरीर में जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आते ही वायरस जीवित हो जाता है। 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.184 किलो जूल। या फिर अगर आपसे पूछे 1 कैलोरी किसके बराबर होगा तो 4.184 जूल के। ठीक है, अगर एक यहाँ पर के लग जाए तो यहाँ पर भी आप के लगा देंगे। 1 कैलोरी बराबर 4.18 किलो जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर, और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। तो 428 का ए इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन के क्रम में लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम लोग जो हमने 11 टॉपिक हमने ले रखे हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हालिया अध्ययनों से संकेत मिला है कि नवजात शिशुओं के भोजन में एरेकिडोनिक अम्ल और डोकोसा हेक्सोनोइक अम्ल DHA को शामिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे किसके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं? मस्तिष्क के विकास के लिए। एरेकिडोनिक अम्ल और डोकोसा हेक्सेनोइक अम्ल DHA मस्तिष्क के विकास के लिए। चलिए यहाँ पर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज जो हमें कवर करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मातृ मृत्यु दर। क्या होता है मातृ मृत्यु दर?
अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्रति 1 लाख गर्भवती माता जो बच्चे को जन्म देती हैं, और कैसे बच्चे को, जीवित जो बच्चे को जन्म देती हैं, प्रति 1 लाख माताओं पर जो ऐसी माताओं की जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी संख्या को बोला जाता है MMR, मातृ मृत्यु दर। देखिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप वीडियो को चाहे तो आप फिर से सुन लीजिएगा उतना पार्ट, या जो भी आपको दोबारा सुनना हो, 3 बार सुनना हो, जितनी बार सुनना हो, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि कम समय में आपका पूरा ये क्लास कंप्लीट यहाँ पर हो सके। भारत में अगर मातृ मृत्यु दर अगर अनुपात की बात कर लें तो 1990 में बहुत ज़्यादा थी, लगभग 556 महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी प्रति 1 लाख जो माताएं, गर्भवती माताएं बच्चों को जन्म देती थी, जीवित बच्चों को जन्म देती थी। गर्भावस्था और बालक जन्म से जुड़ी जटिलताओं के कारण प्रतिवर्ष लगभग 1,38,000 महिलाओं की मृत्यु हो रही थी। उस समय वैश्विक अगर MMR की बात कर लें तो 385 पर थी लगभग। और इसके बाद भारत में जो है कई योजनाओं को शुरू किया जाता है और MMR, मातृ मृत्यु दर में तेज़ी से गिरावट आती जाती है। और इसी क्रम में 2005 में एक योजना शुरू की जाती है, जननी सुरक्षा योजना। 2005 में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। और एक चीज़ याद रखिएगा, एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, SDG। SDG है क्या? ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सतत विकास लक्ष्य 2030 निर्धारित किया गया है, जिसमें कुल 17 प्रकार के लक्ष्यों को घोषित किया गया है, 17 प्रकार के लक्ष्य। और इसी में एक लक्ष्य ये भी है कि जो मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, इसको कम किया जाए और 2030 तक 70 पर इसको लाने का प्रयास है कि 70 MMR 70 पर आ जाए, 70 पर आ जाए। 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर MMR 70 पर आ जाए। ये सतत विकास के लक्ष्यों के लिए नवीनतम UN संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है, उसके लिए प्रतिबद्धता बताई गई है। किसके लिए? भारत के लिए। 1990 में कितना था? 556 था और 2030 तक इसको घटा करके 70 करना है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, सतत विकास लक्ष्य। तो इसी क्रम में भारत सरकार के द्वारा 2005 में एक योजना लॉन्च की जाती है, जननी सुरक्षा योजना। और इस योजना के अच्छी प्रगति के फलस्वरूप भारत सरकार ने 2011 में एक और योजना लॉन्च की, उसका नाम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। शॉर्ट फॉर्म भी आप जरूर देखते चले, MMR JSY JSSK। गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में लाने, सुरक्षित प्रसव, आपातकालीन प्रसूति परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए 2005 में जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की जाती है और 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। और इस पहल में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव करवाने वाली सभी गर्भवती महिलाएं और जन्म लेने वाली शिशु सभी लोग शामिल होते हैं। तो जननी सुरक्षा योजना JSY, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व क्रियाकलाप है और इसे गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के द्वारा मातृ और नवजात शिशु मृत्यु दर, ये दोनों आपके सिलेबस में है, मातृ मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से दर में गिरावट आए, MMR के दर में गिरावट आए, शिशु मृत्यु दर के दर में गिरावट आए, इस उद्देश्य से इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। 12 अप्रैल 2005 को यह योजना शुरुआत की गई थी, 12 अप्रैल 2005 को। तो कुल मिलाकर के जो JSY की योजना है मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं पर केंद्रित है, जिसमें संस्थागत प्रसव दर कम होने वाले कुछ राज्य हैं और कुछ राज्य ऐसे जिनके निष्पादन सही नहीं होते हैं, कुछ राज्यों के निष्पादन अच्छे होते हैं, उस प्रकार से उनको वर्गीत करके और इस योजना को जो है कार्यान्वित किया जाता है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं।
रक्ताल्पता की रोकथाम एवं नियंत्रण। तो राष्ट्रीय आयरन पहल के अंतर्गत गर्भवती स्तनपान करने वाली महिलाओं में रक्ताल्पता एनीमिया के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए आयरन और फोलिक एसिड मतलब विटामिन B9, फोलिक एसिड हो गया आपका, एसिड हो गया विटामिन B9, इसी को विटामिन B9, इसी को फोलेट भी कहा जाता है। फोलिक एसिड, आयरन और फोलिक एसिड संपूर्ण स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। अगला देखिए इसके बाद राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का लक्ष्य ऐसे कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना है जो किशोरों में यौन, प्रजनन, स्वास्थ्य, पोषण, घाव, हिंसा, लिंग आधारित हिंसा सहित गैर संचारी रोगों की रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य तथा औषध दुर्व्यसन से संबंधित आवश्यकताओं पर ध्यान देकर देश में किशोरों को समग्रतावादी स्वास्थ्य तथा विकास सुनिश्चित करना है। इसी तरह से आप देखेंगे WIFS साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड संपूर्ण। देखिए इन योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है। केवल एक बार थोड़ा सा आप ये नाम जान लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बस उतना ही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। बाकी क्लासेज में जो नई जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें एक भी नहीं छोड़ना है, उन्हें अच्छे से देख लेना है। कम से कम योजना कब लागू की गई थी, किस उद्देश्य के लिए योजना को लाया गया था, इतनी सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो WIFS इसी को बोलते हैं वीकली आयरन फोलिक एसिड, साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड संपूर्ण कार्यक्रम। तो इसमें जो है आयरन फोलिक एसिड विकार, एनीमिया, रक्ताल्पता की रोकथाम एवं हेलमिंथिक नियंत्रण के लिए वर्ष में 2 बार एल्बेंडाजोल गोलियों के लिए विद्यालय में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों तथा विद्यालय न जाने वाली लड़कियों को साप्ताहिक पर्यवेक्षित आयरन फोलिक एसिड गोलियों का प्रावधान शामिल है। इस कार्यक्रम को पूरे देश में चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर जगह लागू किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों को कवर किया गया है। इसमें मामूली चाहे गंभीर एनीमिया के लिए लक्षित किशोर जनसंख्या की आबादी की जांच करना और इन मामलों को किसी उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में रेफर करना। पोषण की कमी की वजह से रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए सूचना एवं परामर्श करना भी इस कार्यक्रम में शामिल है। मैं देखिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ आप वीडियो को फिर से सुन लीजिएगा, मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है। ARSH किशोर प्रजनन यौन स्वास्थ्य है। इसमें क्या है देखिए, किशोर प्रजनन यौन स्वास्थ्य में ARSH में ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से लेकर के 19 वर्ष आयु समूह में किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। 10 से 19 वर्ष के आयु समूह में किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए इसमें जो है जागरूकता पैदा करना किशोरियों में, और उच्च कोटि के सैनिटरी जो नैपकिन हो उनको सुलभता, उनके इस्तेमाल में बढ़ोतरी करना, पर्यावरण अनुकूल और निपटान के तरीके बताना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अगला देखिए इसके बाद AHFC किशोर मैत्री स्वास्थ्य क्लिनिक। इसमें क्या है, किशोर संबंधी प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के प्रथम स्तरीय संपर्क के रूप में कार्य करते हैं। ये जो क्लिनिक होते हैं इनमें जो प्रत्येक परिचर्या स्तर पर इनको विकसित किया जा रहा है ताकि किशोरियों चाहे किशोरों का परामर्शी एवं विविध स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की पूर्ति प्राथमिकता वाले जिलों में, जिला अस्पतालों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या जो केंद्र हैं वहाँ पर उचित तरीके से इनके जो लक्ष्य है या फिर इनके जो कार्यात्मक जो उद्देश्य है उसको हासिल किया जा सके। चलिए आगे देखिए यहाँ पर गर्भावस्था में देखभाल। गर्भावस्था के दौरान स्त्री की देखभाल माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गर्भवती स्त्रियों की देखभाल
का मतलब ये होता है कि गर्भधारण करने के समय से लेकर के, जैसे आप देखेंगे एक आदर्श आयु बताई जाती है 20 से लेकर के 35 वर्ष गर्भधारण के लिए। शरीर ठीक होना चाहिए, शरीर में पहले से जो है कोई दिक्कत ना हो, और यहाँ से लेकर के यानी गर्भधारण करने के समय से लेकर के प्रसव के समय तक स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी है और उनकी नियमित जांच आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं गर्भावस्था के देखभाल, गर्भावस्था में देखभाल के अंतर्गत। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि गर्भवती स्त्रियों का सुरक्षित प्रसव होता है। गर्भवती स्त्रियों की देखभाल की समय सीमा गर्भधारण करने से शुरू होकर के प्रसव समय तक होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और प्रसव पूर्व देखभाल क्यों महत्वपूर्ण है कि जो गर्भवती स्त्री है उनकी सुरक्षा और उन्हें सेहतमंद बनाए रखना। और आप देखेंगे जैसे अभी हमने आपको बताया एनीमिया, जो खून की कमी वाली समस्या होती है, आमतौर पर ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसका जो है अगर गर्भधारण से पूर्व ही अगर इन चीज़ों की जानकारी होती है तो फिर जो भी बाद में जटिलताएं हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसको पहले से ही हम रोक सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरा उद्देश्य ये होता है कि गर्भधारण के पश्चात जो शिशु है, गर्भस्थ शिशु है, उसकी देखभाल, उसकी अच्छी देखभाल होना और जन्म लेने वाले शिशु के स्वास्थ्य को सामान्य रखना तीसरा उद्देश्य है। पहला तो हो गया गर्भधारण पूर्व की तैयारी, गर्भधारण हो गया गर्भस्थ शिशु को लेकर के, तीसरा हो गया शिशु का जन्म हो गया। ठीक है, तो ये कुल प्रकार के 3 प्रकार के इसमें चरण होते हैं, या फिर 3 प्रकार की इसमें जो है देखभाल के तरीकों को इसमें अपनाया जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे प्रसव पूर्व देखभाल एवं भ्रूण का विकास। प्रसव पूर्व देखभाल गर्भावस्था में देखभाल का एक चरण है। और भ्रूण का विकास अगर कह ले तो गर्भाशय के अंदर देखिए सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में से स्टार्ट कर रहा हूँ, फैलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन। फिर वहाँ से जो जाइगोट होता है उसको जाइगोट बोलते हैं उस अवस्था को, जब वह गर्भ में आकर के प्लांट होता है, वहाँ पर स्थित होता है, तो उसके बाद उसको जो है भ्रूण नाम दिया जाता है, एम्ब्रियो, भ्रूण। अंग्रेजी और हिंदी दोनों वाले वर्ड थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, उसको भ्रूण या फिर उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। तो गर्भाशय के अंदर विकसित होने वाले बालक को भ्रूण कहते हैं। और गर्भाशय के अंदर जो है भ्रूण के विकास की कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे गर्भस्थ शिशु, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, गर्भस्थ शिशु के हृदय का निर्माण 20वें दिन हो जाता है। हृदय का जो निर्माण है 20वें दिन हो जाता है हृदय, तथा 21वें दिन से धड़कने भी लगता है। याद रहेगा आप सभी को, आप चाहें तो इसका एक 60 में नोट बना सकते हैं। जब भी मैं कोई चीज़ आपको बताता हूँ ना, अगर आपके पास कॉपी हो, पेन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर अच्छी बात नहीं है। आपको याद रहेगा तो ठीक है, या फिर वीडियो को आप 2-3 बार सुनिए, नहीं तो आप कहीं पर नोट डाउन करते चलिए। 20वें दिन हृदय का निर्माण हो जाता है गर्भस्थ शिशु के, और 21वें दिन से हृदय धड़कने भी लगता है बच्चे का। 5वें हफ्ते तक, 7 बचे 35, लगभग 35 दिन के आसपास तक हाथ पैर और एक बड़े से सिर का विकास हो जाता है। हाथ पैर एक बड़े से सिर का विकास हो जाता है 5वें हफ्ते तक। 7वें हफ्ते तक हाथ पैर की उंगलियां, नाक का विकास हो जाता है, नोज, मुंह व कान का निर्माण हो जाता है 7वें हफ्ते तक। 7वें हफ्ते तक नाक, कान, हाथ पैर की उंगलियां, मुंह आदि का विकास हो जाता है। और इस समय शिशु का आकार 1 इंच से कम होता है, 1 इंच से कम होता है, 2.54 सेंटीमीटर से कम होता है। इसके बाद देखिए 12वें हफ्ते में क्या होता है, 12वें हफ्ते तक शिशु पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है। 12वें हफ्ते तक शिशु पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है तथा इसकी लंबाई 3 इंच तक हो जाती है, इसकी लंबाई 3 इंच तक। इसके बाद 14वें हफ्ते में क्या होता है, 14वें हफ्ते तक मांसपेशियां व्यवस्थित हो जाती हैं, लिंग का निर्धारण व उसकी पहचान संभव हो जाती है 14वें हफ्ते तक। 18वें हफ्ते तक क्या हो जाता है, भ्रूण के विकास कहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो 18वें हफ्ते तक माँ भ्रूण की गति का अनुभव करने में समर्थ हो जाती है। माँ, गर्भस्थ माँ अपने भ्रूण, अपने बच्चे की गति का अनुभव करने में समर्थ हो जाती हैं। 20वें हफ्ते तक बालक की अंगुलियों की छाप का विकास हो जाता है। 20वें हफ्ते तक बालक की अंगुलियों की छाप का विकास हो जाता है। 7वें महीने के दौरान शिशु की त्वचा के नीचे फैट, वसा एकत्र होने लगती है। वह अपनी आंख खोलने में समर्थ हो जाता है।
आँख की भौहों, पलकों व सिर के बालों का विकास हो जाता है। 7वें महीने तक सिर के बाल, भौहें, पलक, आँख खोलने में बच्चा समर्थ हो जाता है। शिशु की जो त्वचा है उसके नीचे वसा एकत्र होने लगती है। इसके बाद देखिए 9वें महीने में शिशु प्रसव के लिए लगभग तैयार हो जाता है। और आप सभी जानते हैं 280 दिन की लगभग जो है समय सीमा होती है प्रसव के लिए, जो एक आदर्श समय सीमा होती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक हमें और बताना था, गर्भावस्था के चरण। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, ऐसे करके इसमें कई चरण हैं। लेकिन बस यहाँ पर हम वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि जितना हमने आपको बता दिया इतना अगर आपको अच्छे से याद हो गया तो इसके बाद हम ये जो टॉपिक है गर्भावस्था के चरण, हम नेक्स्ट वाली क्लास में क्लास स्टार्ट करने से पहले इसको कंप्लीट करा देंगे। तो सेशन कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके प्लीज़ बताया करिए। साथ ही साथ वीडियो को आप सभी लाइक कर दिया करिए। कोई भी अगर आपको कमी नज़र आए वो भी आप हमें बताइए, ताकि उस कमी को अगर हम अपने स्तर से पूरी कोशिश करें, फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है आप बताएंगे तो उसको हम तुरंत ठीक करेंगे, सही करेंगे। और आपकी जो कंप्लीट तैयारी है हमारे चैनल के माध्यम से होनी चाहिए। और पूरा समय निकाल करके वीडियो को आप सभी एक बार 2 बार जरूर देख लिया करिए पूरा कंप्लीट। अगर आपको थोड़ी स्पीड में देखना हो, फास्ट फॉरवर्ड करके 1.25 में करके देख लिया करिए, जैसे आपको उचित लगे। ठीक है। और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर तो कर ही दिया करिए आप सभी। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।